नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के लिए जो भौतिक गुणधर्मों से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस की अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आपके भौतिक गुणधर्मों के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें पहला क्वेश्चन बनता है आपके क्वथनांक से, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके अम्लीय सामर्थ्य से, तीसरा क्वेश्चन बनता है आपके क्षारीय सामर्थ्य से। और इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से अपन इस क्लास के अंदर जो है चर्चा के अंदर लेंगे। इसमें आज जो का टॉपिक जो है वो अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य का टॉपिक है। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर के जितने क्वेश्चन अपन पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं, अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य के क्वेश्चन पर बहुत अच्छी तरीके के साथ देखने वाले हैं विद कंसेप्ट। आप ध्यान समझे इन प्रश्नों को आप अच्छे से सोल्व करके जाए। ये जो क्वेश्चन होंगे आपकी तैयारी को और बेहद मजबूत करेंगे। इस तैयारी में आप इन क्वेश्चन को सम्मिलित करें, जितना बताया जाए उन क्वेश्चन को आप कवर करें। देखो मित्रों, पहला जो आपका टॉपिक है अम्लीय सामर्थ्य। कौन सा टॉपिक है आपके पास में? अम्लीय सामर्थ्य का टॉपिक है। इस अम्लीय सामर्थ्य के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार से इन क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। देखो, अम्लीय सामर्थ्य का सीधा कंसेप्ट होता है कि अम्लीय सामर्थ्य को सबसे पहले बात करूं मैं तो अम्लीय सामर्थ्य को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अम्लीय सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं के से। देखो भाई, जो अम्लीय सामर्थ्य जो के जो होती हैं वो रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनल होती है -i अपॉन +i के। ध्यान रखें, जो +i प्रभाव जो होता है वो आपके एल्किल समूह शो करते हैं, एल्किल समूह प्रदर्शित करते हैं। कौन समूह? एल्किल समूह। जो R समूह जो होते हैं वो आपके जितने अधिक होंगे उनका +i प्रभाव उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। अभी आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, इस I प्रभाव की बात करूँ, -i प्रभाव की बात करूँ तो यहाँ पर -i प्रभाव जो होगा वो अपन आगे देखेंगे कि -i प्रभाव किस किस के अंदर ज़्यादा होता है। अभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाना चाहूँगा। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आपसे पीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं? पीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पीके जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है? के। सिर्फ पढ़ना क्या है आपको दोस्तों? के पढ़ना है। और के पढ़ोगे तो पीके के क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर लेगा, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन को पिक करेगा, आपको सारा बताया जाएगा। ध्यान से इन क्वेश्चन के कंसेप्ट को आपको समझे। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन कहता है कि पहला क्वेश्चन आपके 11 चैप्टर से लिया है मैंने, चैप्टर नंबर 11। देखो, चैप्टर नंबर 11 का अपन क्वेश्चन करते हैं सोल्व प्रोपेन टू ऑल। पहला आपका ऑप्शन क्या है? प्रोपेन टू ऑल। दूसरा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको अपन क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको अपन? पिक्रिक अम्ल। अच्छा, तीसरा कंसेप्ट आता है आपका 3 नाइट्रोफिनोल, चौथा 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल, पांचवा फिनोल और चौथा लास्ट आता छठा आपका 4 मेथिलफिनोल। इनमें सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति किसकी होगी? देखो दोस्तों, अम्लीय प्रकृति जो होती है वो -i के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसका ऋणात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगी दोस्तों? बहुत ज्यादा होगी। किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों? आप पहले से ध्यान समझिए इस बात को कि देखो भाई, आप हमेशा, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेम चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन यदि आपको सेम दिखाई दे तो आप सेम को पहले काट दें फिर आप सोल्व करें। देखो, पहले आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप इनकी क्या बना लें? आप स्ट्रक्चर बना लें। कैसे सूत्र बनाओगे इसके? आप प्रोपेन टू ऑल, एथ मेथ प्रोप, और प्रोपेन पे क्या आ जाएगा? दूसरे पर ऑल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, फिनोल बनाइए और फिनोल के सेकंड पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर आप क्या रखिए? NO2 रखिए। 3 नाइट्रोफिनोल, फिनोल बनाइए। इस फिनोल के 3 मतलब मेटा स्थिति पर क्या रखना है आपको? NO2 रखना है। 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल, इस 3 के साथ में आपको 5 पर भी क्या रखना है? NO2 रखना है। और क्या होना चाहिए? फिनोल होना चाहिए। और फिर फिनोल, तो ये आपका केवल फिनोल। और फिर क्या आ जाएगा आपका? 4 मेथिलफिनोल, तो ये OH और इधर क्या आ जाएगा? CH3। तो इजी हो गया, अब बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। देखो भाई, क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन देखो। इन क्वेश्चन को आप लगा कर ही जाए, अच्छे से कंप्लीट करके जाए। ये आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके यहाँ पर इधर बेंजीन है, इधर बेंजीन लेंगे, इधर बेंजीन लेंगे, इधर बेंजीन लेंगे, इधर बेंजीन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन CH3 दो जुड़े हुए हैं। जहां मेथिल समूह जुड़े हुए होते हैं उसका तो +i ज्यादा होता है सर। उसका क्या ज्यादा होता है? +i ज्यादा होता है। उसका क्या ज्यादा होता है दोस्तों? +i ज्यादा होता है। तो इसकी बात करेंगे, ये अपनी सबसे लास्ट में हो जाएगा। सर्वाधिक माइनस रो सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो, यहाँ पर आपके सब में NO2 जुड़े हुए हैं। तो जहां पर अधिक NO2 होंगे उसका -i उतना ही अधिक हो जाएगा
जाएगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 3 NO2 जुड़े हुए हैं तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आपके सर्वाधिक जो अम्लीय सामर्थ्य होगी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पर कि ये सब क्लियर होने के बाद सेकंड नंबर बात करते हैं अपन यहाँ पर 2 यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो इसकी सर्वाधिक अम्लीय सामर्थ्य हो जाएगी। तो आपके पास में जो ये 3,5-डाइनाइट्रोफिनॉल जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद NO2 समूह कहाँ पर है, और यहाँ पर है तो मेटा स्थिति पर है तो यहाँ पर आपके थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके बाद अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपके 4-मेथिल-फिनोल, अच्छा मेथिल जुड़ा हुआ है और इधर केवल कुछ नहीं है, यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है मतलब आई समूह प्लस आई समूह, कौन सा समूह, प्लस आई समूह, और प्लस आई समूह जुड़ा हुआ है मतलब इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या हो चुकी है दोस्तों, कम हो चुकी है। और अम्लीय सामर्थ्य कम हो चुकी है तो मतलब इसकी फिनोल की ज़्यादा हो जाएगी। तो चौथे नंबर कौन आ जाएगा, फिनोल, और 5वें पे कौन आ जाएगा यह, और 6 पे लास्ट कौन सा आ जाएगा यह। अम्लीय सामर्थ्य का पहला क्वेश्चन सोल्व। इजी है दोस्तों, आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला आपका जहां पर नाइट्रो समूह ज्यादा है उसके अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा हो जाएगी, जहां कम है उसके अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाएगी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपको क्या करना था, कंसेप्ट क्लियर करना था। ये प्रश्न अगर आया तो एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और अच्छी तरीके से आप इसको सोल्व कर लें। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न समूह के अम्लता का क्रम बताइए। अम्लता क्रम किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखो निम्न समूह के अम्लता का प्रभाव, देखो सर्वाधिक अम्लता जो होती है वो होती है CF3 में। किसमें होती है दोस्तों, CF3 में। CF3 के बाद यदि आपकी CCl3 आ जाता है तो CCl3 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, CF3 में। CF3 के बाद होती है आपके NO2 में, किसमें होती है, NO2 में। NO2 के बाद होती है आपके CN में, किसमें होती है, CN में। CN के बाद होती है फ्लोरीन में, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन में, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन में, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन में, और आयोडीन के बाद होती है फिनोल समूह में। ये इसके अम्लता क्रम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखें, इनमें से प्रश्न पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ध्यान समझे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला है, जहां मैंने पहले ही कहा था CF3COOH, CCS3COOH, CCl3COOH, ClCH2COOH, कुछ नहीं करना है, जो सेम इसको काट दो, इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे COOH सेम है, इसको काट दो, इधर COOH सेम है, काट दो, इधर COOH सेम है, काट दो, इधर COOH सेम है, काट दो। क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे अपन, CF3 का सबसे ज्यादा होता है तो CF3 सबसे ज्यादा होता है तो पहले नंबर कौन सा आ जाएगा, CF3। अच्छा CF3 के बाद CH Cl2 CCl3 है तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, लेकिन क्लोरीन कितने 3 माइनस 2 ज्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पर सेकंड नंबर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर S समूह जुड़ा हुआ था इसलिए कौन सा समूह आ जाएगा, CH Cl2 और ClCH2। देखो ध्यान समझना यहाँ पर, CH Cl2 और ClCH2, CH2 इधर आ रहा है, उधर क्या है CHCl, दो यहाँ पर क्लोरीन समूह है, दो क्लोरीन समूह माइनस से ज्यादा हो गया, इसलिए थर्ड नंबर पे ये वाला आ जाएगा और फोर्थ नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा। ध्यान से समझे इन प्रश्नों को, अच्छे से इन प्रश्नों को कवर करें दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप अच्छे से कवर अप करें। अगला प्रश्न आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, C6H5CH2COOH, CH3CH2COOH, NO2 CH2COOH। देखो भाई सेम को काट दो, सेम काटने के बाद बचा हुआ क्या है, C6H5CH2, CH3CH2 और NO2 CH2। देखो भाई C6H5CH2, CH3CH2 और NO2 में NO2 जो है वो माइनस बहुत ज्यादा दर्शाता है, तो पहले नंबर पे तो ये हो जाएगा। इन दोनों में से इसके पास में क्या है, CH3CH मतलब प्लस है वो ज्यादा जोड़ रहा है। यहाँ पर आपके C से फेनिल समूह है तो फेनिल समूह का सेकंड नंबर पे हो जाएगा, और यहाँ पर आपके R समूह जुड़े हुए हैं इसलिए सबसे कम इसका हो जाएगा। अम्लीय सामर्थ्य के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों, आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कवर करें। आपके 12 चैप्टर के अंदर आपके क्रम दे रखे हैं आई थिंक 118 पेज नंबर के आसपास, तो ये 12 चैप्टर के अंदर जो आप इन प्रश्नों को सोल्व करें, ठीक है भाई। 12 चैप्टर के अंदर आपके इस टाइप के पूरा प्रभाव दे रखा है, इसके नीचे दे रखे हैं, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करें दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों इन क्वेश्चन को, इतना कोई टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगला देखो दोस्तों, अम्लीय सामर्थ्य का क्वेश्चन पूछा तो आपके 11 चैप्टर और 12 चैप्टर से ही पूछेगा, ध्यान समझिए इस बात, क्लियर। अगला क्वेश्चन, इसलिए अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है आपको, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है, फॉर मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और फॉर नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो दोस्तों, मजा आ जाना चाहिए इस क्लास के अंदर आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करते समय। फॉर मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला बनाना आ गया आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। फॉर मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल मतलब यहाँ पर COOH तो जोड़ दो, बेंजोइक अम्ल है तो बेंजोइक अम्ल में CH-COOH तो जोड़ दो, फॉर नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल को तो बना दो,
पहले उनको बनाओ जिनको पहले मानना हो। अच्छा 4 पे मेथोक्सी मतलब 4 पे OCH3 समूह जुड़ा हुआ होगा। बेंजोइक अम्ल बेंजोइक अम्ल 4 नाइट्रो मतलब 4 पे क्या जुड़ा होगा, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ होगा। इजी प्रश्न है, अभी तक आपने मुझे ऐसा लगता है आपने सोल्व कर दिया होगा। देखो भाई यहाँ पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कौन समूह जुड़ा हुआ है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है। कौन समूह जुड़ा हुआ है, NO2 समूह। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर OCH3 समूह जुड़ा। अरे आपको OCH समझ में आ रहा है, लेकिन CH3 समझ में आ रहा है ना, CH3 समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका तो उससे कम हो जाएगा। मतलब फर्स्ट नंबर कौन सा आ गया, ये वाला। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, प्लस हाइड्रोक्स समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ, कुछ नहीं जुड़ा हुआ वो अच्छा है प्लस हाइड्रोक्स से। तो सेकंड नंबर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और थर्ड नंबर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, यदि पीके का क्रम पूछ लेंगे आपसे तो पीके का क्रम सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले, फिर सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले का। यदि के का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, थर्ड, फिर ये वाला, ये उधर वाला, नीचे वाला, फिर ऊपर वाला। याद रहेगा आपको, क्या इंपोर्टेंट है करके जाए, इंपोर्टेंट है करके जाए, ध्यान समझें चीजों को। अच्छा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में, अच्छा प्रश्न यहाँ पे खत्म हो चुके हैं अम्लीय सामर्थ्य। अगला टॉपिक जो बनता है आपका क्षारीय सामर्थ्य से। अगला प्रश्न क्या बनता है आपका, क्षारीय सामर्थ्य। देखो अम्लीय सामर्थ्य के प्रश्न अपन ने सोल्व किए हैं, वहां से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। थ्योरेटिकल प्रश्न क्या बनते हैं आपके, जैसे प्रश्न बन जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय है, फिनोल से अधिक अम्लीय है, फिनोल से अधिक अम्लीय है। क्यों, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी हो रही है, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे। देखो ध्यान समझना इस बात को कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसका जो आयन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो आयन होता है वो होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। और फिनोल का जो आयन होता है वो कौन सा होता है, फिनोक्साइड आयन। यदि मैं कार्बोक्सिलेट आयन की बात करूं, यदि मैं कार्बोक्सिलिक आयन की बात करूं, कार्बोक्सिलेट आयन की बात करूं तो इस प्रकार से ये अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ऋणात्मक समूह होता है वो किसके ऊपर होता है, सॉरी यहाँ पर ऋणात्मक समूह जो होता है वो अधिक विद्युत तत्व के साथ में होता है। यहाँ पर ऋणात्मक समूह जो होता है वो अत्यधिक विद्युत तत्व के साथ में होता है, इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा हो जाती है। फिनोक्साइड समूह के अंदर इतनी कोई अम्लीय सामर्थ्य नहीं बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक समूह के ऊपर, ऋणात्मक समूह जो है वो अधिक आपके विद्युत ऋणात्मक तत्व के पास में नहीं होता है, इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा हो जाएगी। इसमें आपके संगुणन की दर भी अधिक होती है अंतराणु हाइड्रोजन बंध की, याद रखना इस बात को। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीय सामर्थ्य है वो आपके फिनोल से अधिक होती है। याद रहेगा क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इससे से याद रखिए। जब भी कोई सा प्रश्न आता है ना फिनोल अधिक अम्लीय होता है इथर से, क्यों, तो फिनोल के अंदर अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इनका संगुणन होता है, इसलिए अधिक हो जाएगा। एल्कोहल अधिक अम्लीय होता है तो एल्कोहल के अंदर अंतराणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिए, इस बात को। क्लियर हुआ क्या प्रश्न आपके, याद रखना। कभी कभी एग्जामिनर को ऐसे प्रश्न दे देता है कि जैसे प्रश्न दे दे आपको, जैसे प्रश्न दे दे आपको, कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई जो आपके फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल आपके एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, तो जो फॉर्मिक अम्ल होता है इसमें C और H के मध्य I का मान कितना होता है, 0, क्योंकि H का तो कोई I की वैल्यू नहीं होती, तो I का मान 0। CH3 समूह होता है वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस I प्रभाव दर्शाता है, इसलिए इसका I का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, अच्छे से चीजों को याद रखें। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न पूछ सकता है और पूछता भी है और पूछने भी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न वाकई में इंटरेस्टिंग होते हैं और इन प्रश्नों को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है और दोहराई आपको होना भी नहीं चाहिए, है ना। चलो आपको इसे याद रखना चाहिए, ठीक है भाई। चलो एक प्रश्न आप इसे याद रख लेना, नॉर्मली कभी एग्जामिनर ने पढ़ लिया तो प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। C8 में तो प्रोप और ब्यूट, ये कौन सा अम्ल हो गया, ब्यूटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया, ब्यूटेरिक अम्ल। दोस्तों कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है उसका लैटिन शब्द कौन सा होता है, ब्यूटेरिक। कौन सा होता है, ब्यूटेरिक। और ब्यूटेरिक का जो अर्थ होता है वो होता है मक्खन। क्या शब्द होता है इसका अर्थ, क्या होता है, मक्खन। क्या होता है इसका मतलब,
इसका ब्यूटेरिक का जो लैटिन शब्द का अर्थ क्या होता है? मक्खन। कभी एग्जाम में पूछ ले, कभी इजी है प्रश्न पूछ ले, क्योंकि देखो ऐसा फॉर्मिक अम्ल शब्द मेरे को दिमाग में आ गया। फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल क्यों नाम दिया? क्योंकि चींटी के डंक के अंदर होता है, इसलिए नाम दे दिया। एसिडिक अम्ल नाम क्यों दिया? क्योंकि एसिडिक अम्ल जो होता है वो सिरके में होता है, इसलिए सिरके को लैटिन भाषा में एसिड कुछ कहते हैं, उसके हिसाब से नाम रख दिया इनका। तो कभी ब्यूटेरिक अम्ल का पूछ ले तो भी आप याद में रखें। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक होता है इसका, और ब्यूटेरिक अम्ल होता है, ब्यूटेरिक लैटिन वर्ड है इसका। ब्यूटेरिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मक्खन, है ना। विकृत गंधिता होती है मक्खन में, जो बास आती है ना, उसको ब्यूटेरिक कहते हैं। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये आपके अम्लीय सामर्थ्य क्वेश्चन सोल्व। ठीक है भाई। अगला सारी सामर्थ्य क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? सारी सामर्थ्य क्वेश्चन क्या हो सकते हैं दोस्तों? बहुत इजी है। के बी से रिप्रेजेंट करते हैं, के बी प्रोपोर्शनल प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। अभी मैं सिर्फ आपका, मेरा उद्देश्य आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सही करवाना है। मुझे अभी यहाँ आपको सिखाना है कि क्या होते हैं चीजें, कैसे सोल्व किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं वही मुझे बताने हैं। इसलिए आप इन चीजों में आप हमेशा आप जैसे प्रश्न दिखे आपको जो माइंड सेट करना हो सेट कर लें। अच्छा, के बी प्रोपोर्शनल प्लस आई अपन माइनस आई हुई प्लस आई, वो आज से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अच्छा, पी के बी की वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बी। ठीक है भाई, याद लेना, लिख के लेना। पीकेबी का क्वेश्चन या केबी का क्वेश्चन आता है, सारी सामर्थ्य का यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो सारी सामर्थ्य का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो वो चैप्टर नंबर 13 से आएगा। कहाँ से आएगा? चैप्टर नंबर 13 से आएगा। चैप्टर नंबर 13 में संयोग देखो आप, पाठ्य निहित का 13.4, ठीक है, उदाहरण का 13.4 और अभ्यास का 13.4 सोल्व करके जाए। दोस्तों ये क्या हो रहा है दोस्तों, इनको सोल्व करके जाए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा इनको सोल्व करके चलना। 13.4 13.4 13.4 पाठनीति का, उदाहरण का और अभ्यास का। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप एक बार मेरी तरफ से इनको सोल्व करके जाए। सारी सामर्थ्य क्वेश्चन आया दोस्तों, गलत नहीं होने देगा में, ये सोल्व करके जाना बहुत है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है C2H5 वोल्ट्राइज, C2H5 वोल्ट्राइज और C2H5 NH2CH3। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना दे रखा हो कि जल में हो ना, गैस अवस्था में हो, है ना, ऐसा कुछ देना रखा हो तो आपको घबराने की बात नहीं है। सिंपल मैं बता रहा हूँ सोल्व करें। यदि यहाँ से प्रश्न पूछा आपको सारिता क्रम बताइए, किसका क्रम बताइए? सारिता का क्रम बताइए। देखो सारिता जो होती है यहाँ पर सर्वाधिक सारिता, देखो सिंपल सी बात है, सारिता क्रम कैसा होना चाहिए? इसमें S3 या 8 समूह की संख्या ज्यादा होती है, उसकी सारिता क्रम भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 8 समूह प्लस वो दर्शाते हैं, और प्लस साइन रो बढ़ेगा तो आई का मान भी बढ़ेगा, प्लस आई का मान बढ़ेगा, प्लस आई का मान बढ़ा सारी सामर्थ्य भी बढ़ेगी। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होगा इस एमिन वाले चैप्टर में, क्योंकि देखो नाइट्रोजन ये CH3 वोल्ट्राइज है, ये 2 डिग्री बना रहा है और ये 3 डिग्री बना रहा है और ये 1 डिग्री बना रहा है और ये सिंपल समूह है। देखो तो 2 डिग्री बना रहा है, ये 2 डिग्री होगा, इस 3 डिग्री से क्या होगा? सिंपल सी बात, 3 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री क्या होगा? अधिक क्षारीय होगा। 2 डिग्री एमीन अधिक क्षारीय होगा दोस्तों C2H5 के केस में। एग्जाम में क्वेश्चन छपा तो एज इट इज छपेगा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। C2H5 वोल्ट्राइज अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय होगा C2H वोल्ट्राइज से। 2 डिग्री इज ज्यादा, मतलब 2 डिग्री इज ज्यादा, 2 डिग्री ज्यादा होगा 3 डिग्री से क्षारीय सामर्थ्य में। फिर उसके बाद 1 डिग्री हो जाएगा और 1 डिग्री के बाद में आपके NH3 हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे आपसे। अगला जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे यहाँ पर C3, अब देखो C2H5 के केस में अलग बात होगी, CH3 के केस में अलग बात होगी। ऐसा इसलिए वहां पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि देखो अगर आपसे पूछ ले ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए त्रिविम बाधा। क्या आंसर होना चाहिए? त्रिविम बाधा कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 2 डिग्री की क्षारीयता ज्यादा हो जाएगी 3 डिग्री से। अगला आपसे प्रश्न पूछे हैं कि CH3 वोल्ट्राइज, देखो मेथिल समूह में अलग केस होगा, ये केस ही अलग है, केस ही अलग है, ठीक है। ये केस कौन सा है? मेथिल समूह का केस। CH3 वोल्ट्राइज, CH3 NH2, CH3 वोल्ट्राइज और NH3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको किस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करना है। इसमें सर्वाधिक किसका होगा?
इसमें सर्वाधिक किसका होगा? जब CH3 समूह की बात आ जाए तो CH3 समूह के केस में त्रिविम बाधा कोई मैटर नहीं करती है। इसका सिंपल सा ऑर्डर हो जाएगा, इसमें 2 डिग्री ज्यादा हो जाएगी, फिर 1 डिग्री हो जाएगा और फिर 3 डिग्री हो जाएगा। 213 कौन सा हो जाएगा? 213 रखना, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री याद रह जाएगा। वहां पर आपको क्या रखना है? C2H5 के केस में, C2H5 के केस में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, नहीं 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री केस में क्या रखना है आपको? सर्वाधिक किसका हो जाएगा? 2 डिग्री का, फिर किसका हो जाएगा? 231 3 डिग्री का, फिर किसका हो जाएगा? 1 डिग्री का। और CH3 के केस में क्या रखोगे आप यहाँ पर? CH3 केस में क्या रखोगे आपको यहाँ पर? 2 1 और 3 213 231 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ ले आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन दो। C2H5 वोल्टाइज H, C2H5 वोल्टाइज H, उसके बाद आपके आ जाए C2H5 NH2 NH3 और C2H5 NH2। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, C2H5 के केस में तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा, तो 2 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा। फिर 2 डिग्री बाद यहाँ पर 3 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद CCH5 का कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो एरिल समूह आ चुका, और एरिल समूह तो अम्लीय सामर्थ्य में देखा जाता है, सर्वाधिक कम इसका हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या था आपको दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है गैस प्रावस्था में क्षारीयता, गैस प्रावस्था में क्षारीयता। अब गैस प्रावस्था में क्षारीयता की बात करें तो गैस प्रावस्था के अंदर क्षारीयता क्रम देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। गैस प्रावस्था में क्षारीयता में आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें कुछ नहीं देखना है आपको। गैस प्रावस्था के क्षारीयता के क्रम में आपको कुछ भी नहीं देखना है, गैस प्रावस्था के क्षारीयता के क्रम में आपको कुछ भी नहीं देखना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सीधा सीधा कंसेप्ट लगाना है कि गैस प्रावस्था में ना तो कोई आपके त्रिविम बाधा वर्क करेगी, ना कोई आपके अन्य कोई सा भी प्रभाव आपके मैटर करेगा। आपको सीधा रखना है कि गैस प्रावस्था के अंदर क्षारीयता से ज्यादा जहां पर अधिक R समूह होंगे, L3 समूह अधिक होंगे, क्षारीयता समूह उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो 3 डिग्री में ज्यादा हो जाएगा, 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में और फिर नील। ये भी आप याद रखें, कंप्लीटली इजी से याद रखें, अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, यही आपके पास क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कवर करें। ये आपके अम्लीय सामर्थ्य, स्थायी सामर्थ्य के अच्छे से क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। देखो भाई, मैं आपको लास्ट बार रिवीजन करा देता हूँ। अम्लीय सामर्थ्य के अंदर आपको जो है अम्लीय सामर्थ्य के जो क्वेश्चन हैं वो अम्लीय सामर्थ्य के क्वेश्चन आप 11 चैप्टर और 12 चैप्टर से कंप्लीट करें। ठीक है, मैंने कभी कभी सारे क्वेश्चन करा दिए ऐसे मैंने। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक CF3 का होता है, फिर CCl3 याद रख लें, फिर जैसे CHCl2 हो तो CHCl2 को याद रख लें। ठीक है भाई, फिर Na2 आ जाता है तो NO2 को याद रख लें, फिर Cn को याद रख लें। ठीक है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक एक को तो उसका याद रख लें। उसके बाद में आपके जो है pH फेनिल समूह को याद रख लें, ऐसे कुछ याद रख लें। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा आप जो है क्वेश्चन कराए वो कंप्लीट कर लें। उस पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वेश्चन मैंने 12 चैप्टर के हो गए, तो 11 चैप्टर में आपके NO2 वाले का थोड़ा सा याद रखें, NO2 वाले का थोड़ा सा याद रखें। NO2 माइनस बहुत अधिक होता है, अच्छे से याद रखें। ठीक है भाई। अच्छा, इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। सर्वाधिक अम्लीय सामर्थ्य कार्बोक्सिलिक अम्ल की होती है, अच्छे से याद रखिए। मैक्सिमम जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम के जो होती है वो किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक समूह की होती है। किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की सर्वाधिक जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद आपके जो कार्बोनिल समूह होते हैं इनकी होती हैं। फिर आपके जो है वो आपके फिनोल समूह की हो जाती हैं। फिनोल समूह के बाद आपके ईथर की है, और ईथर के बाद आपके हाइड्रोकार्बन की हो सकती है। इससे याद रखना इन चीज़ों को। क्लियर हुआ है तक? आप अच्छे से कंप्लीट कर लें इनको। क्षारीय सामर्थ्य में आपको 13 चैप्टर देखना है, और 13 चैप्टर के अंदर आपको जो है 13 चैप्टर एमीन वाला देखना है। और एमीन वाले चैप्टर में यदि C2H5 का केस हो तो C2H5 के केस में आपको क्या रखना है? सर्वाधिक 2 डिग्री, फिर आपके 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और CH3 केस में क्या रखना है आपको? सर्वाधिक किसका हो जाएगा? 3 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर और इसमें 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर 3 2 से 25 2 से 13 याद रखना है। फिर वो आपको यहाँ तक ये अच्छे से कंप्लीट कर लें। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं, इनको भी आप याद रखेंगे।
क्वथनांक के केस में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्वथनांक के केस में आपको यही याद रखना है कि क्वथनांक जो होता है वो प्रोपोर्शनल तो होता है अनुभार के। क्वथनांक प्रोपोर्शनल किसके होता है, समानुपाती किसका होता है, अनुभार के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो शाखाओं की संख्या के, शाखाओं की संख्या के। और अच्छे से कर लेना इनको कंप्लीट, ठीक है। ये आप अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है, ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इस बार चांसेस तो नहीं है, लेकिन कंप्लीट कर लेना, 2-4 याद रख लेना। आपकी किससे क्वेश्चन बन सकता है, आपके यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, मतलब कि अनुनादी संरचनाओं से। इससे बन सकता है अनुनादी संरचना से। इसमें आप अनुनादी संरचना पहली कंप्लीट कर लें, फिनोल की, दूसरी कंप्लीट कर लें फिनोक्साइड आयन की, तीसरी कंप्लीट कर ले आप दोस्तों एनिलीन की, चौथी कंप्लीट कर ले एनिलीनियम आयन की, ठीक है। पांचवी कंप्लीट कर लें कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ऐसे याद रख ले कार्बोक्सिलेट आयन की, इसकी कार्बोक्सिलेट आयन की, इजी है याद रख ले, बहुत होती है, ठीक है। और एक और याद रख लेना छठी एनिसोल की, एनिसोल की पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये 6 अंदाज समझना, आप देख लेना। कभी एक फिनोल की बता देता हूँ मैं आपको। फिनोल है जैसे फिनोल OH, ठीक है। तो OH है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, फिनोल 1 2 3 और O के साथ में H, और इस O के पास में क्या है, लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर है। अब देखो ये लोन पेयर जो है सबसे पहले अटैक करेगा यहाँ पर इस साइड में, तब ये आपका जो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर अटैक किया यहाँ पर अटैक किया, डबल बॉन्ड हो चुका है। इधर कार्बन के पास में 4 वैलेंसी हो चुकी है। इस वैलेंसी को कम करने के लिए, इमेज को कंप्लीट करने के लिए इधर क्या आ जाएगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा इस टाइप ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने पर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर देखो भाई ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आंशिक डबल बॉन्ड बन चुका है, ये O है और इधर क्या है H, इधर चला गया, इधर क्या आ जाएगा प्लस आ चुकेगा, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, ये इधर ट्रांसफर हुआ तो ये ट्रांसफर इधर हो जाएगा। इसके ट्रांसफर होने पर वही O वही H, ठीक है, वही प्लस, और जब ये यहाँ पर आपके ट्रांसफर हुआ तो ये इधर आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये इधर। कुल मिला के आपको इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना है, कोई बड़ी बात नहीं है इनको सोल्व करना, और ना आपको इसमें कोई परेशानी आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर ये आपके नेगेटिव इधर चला जाएगा तो ये आपके वापस क्या होगा, जो है इधर चला जाएगा, और आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन इससे होता रहता है वैसे नॉर्मली, ये आपके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसका अनुनाद संकर बनाना चाहो तो आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार ट्रांसफर हुआ है, इधर आंशिक डबल बॉन्ड बना था, इधर O इधर H, यहाँ पर आंशिक रूप से क्या आया था आपके यहाँ पर धनावेश आया था, और यहाँ पर आंशिक रूप से आपके क्या आ रहे थे, ऋणावेश आ रहे थे, ठीक है। ये आपके अनुनाद संकर हो चुका है। इस प्रकार के अनुनाद संरचना आपको सॉल्व में करनी, ठीक है मित्रों। ये आपके क्वेश्चंस मैंने जितने भौतिक गुणधर्म में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर से जहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से ट्राई कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से कोई प्रश्न बाहर जाएगा, और वास्तविकता में क्वेश्चन में आपके यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। आप इस क्लास को अच्छे से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे इस क्लास को बढ़ाएं। इसी तरह से आपका साथ बना रहें। धन्यवाद।